विकास और प्रकृति का टकराव ये कोई नई बात नहीं है ना। आज के इस खास विश्लेषण में हम देखने वाले हैं कि इंसानों के लगातार फैलते जाने का हमारे अपने वन्यजीवों पर कितना गहरा और गंभीर असर पड़ रहा है। अक्सर विकास और प्रगति की बातें होती हैं, लेकिन सच कहूं तो जब इसकी कीमत हमारे जंगलों और प्राकृतिक आवासों को चुकानी पड़ती है, तो जमीन पर असल में क्या होता है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर समझेंगे कि भारत सरकार इस बड़ी चुनौती से कैसे निपट रही है। ये सिर्फ कुछ जानवरों को बचाने का मुद्दा नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बचाने की बात है, जिस पर अंततः हमारा अपना भविष्य भी टिका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अहम मुद्दे पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मानवीय गतिविधियां और आवास का नुकसान। जरा इस सीधी और साफ बात पर गौर करें। मानवीय गतिविधियों के कारण हुए आवास के नुकसान से इनकी आबादी घट गई है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। वन्य जीवों की संख्या में जो ये भारी गिरावट हम देख रहे हैं ना, वो कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। ये सीधा सीधा इस बात का नतीजा है कि कैसे हमारे बढ़ते शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती ज़रूरतों ने उन जगहों पर कब्जा कर लिया है जिन्हें जानवर अपना घर मानते हैं। जब जंगल कटते हैं या प्राकृतिक मैदानों को कंक्रीट में बदल दिया जाता है, तो उन बेजुबानों के पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सीधा सा गणित है, जो आज हमारी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और जब जैव विविधता के नुकसान की बात होती है, तो ये सिर्फ कागजों पर लिखे कुछ आंकड़े नहीं लगते। इसके पीछे असल चेहरे हैं। मुख्य रूप से इन 3 शानदार प्रजातियों को ही देख लीजिए: बंगाल टाइगर, चीता और गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये हमारी प्राकृतिक विरासत के बेहद मजबूत प्रतीक हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि आवास के नुकसान ने इन तीनों की ही संख्या में बहुत भारी कमी की है। बाघों के लिए सिकुड़ते हुए जंगल, चीतों के लिए खत्म होते शिकार के मैदान और गोडावण के लिए उन खास घास के मैदानों का विनाश, ये सब एक ही बड़े संकट के अलग अलग रूप हैं। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता और सरकारी पहल। खैर, जब संकट इतना बड़ा है तो जाहिर है कि प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की होनी चाहिए। और ये बचाव का काम कोई रातों रात शुरू नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखने से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, 1973 जब ऐतिहासिक बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसका सीधा मकसद था बंगाल टाइगर की घटती संख्या को रोकना और उनके घरों को बचाना। ये उस वक्त उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम था। और फिर दाईं तरफ देखिए, साल 2022 की आधुनिक चीता पुनर्वास परियोजना। अब ये एक बिल्कुल अलग तरह की रणनीति है। यहाँ सिर्फ बचे हुए जानवरों को बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस प्रजाति को ही पूरी तरह वापस लाने की कोशिश है जिसे हमने खो दिया था। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि जैसे जैसे चुनौतियां जटिल हुई हैं, वैसे वैसे हमारी रणनीतियां भी विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली पहल की, बाघ परियोजना, जो 1973 में शुरू हुई। और उसके बाद आती हैं चीता पुनर्वास परियोजना, साल 2022। अब बात करते हैं तीसरे संरक्षण प्रयास की, गोडावण के संरक्षित आवास। अगर हम इन भौगोलिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि गोडावण को बचाने की ये रणनीति कितनी सटीक और लक्ष्य पर केंद्रित है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, खास तौर पर इन 3 राज्यों में जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को कानूनी तौर पर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। असल में गोडावण एक ऐसा पक्षी है जिसे पनपने के लिए खुले घास के मैदानों की बहुत जरूरत होती है, वही मैदान जो इंसानी विकास की वजह से बड़ी तेजी से गायब हो रहे थे। इसलिए सरकार का पूरा फोकस सीधे तौर पर उस जमीन को सुरक्षित करने पर है। आसान शब्दों में कहें तो इन इलाकों में मानवीय दखलंदाजी पर अब सख्त रोक है, ताकि इस पक्षी को एक सुरक्षित माहौल मिल सके और इनकी आबादी बढ़ सके। ये सच में समस्या की जड़ पर किया गया एक सीधा प्रहार है। तो अब एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। एक तरफ तो बंगाल टाइगर, चीता और गोडावण को बचाने के लिए सरकार के ये इतने बड़े बड़े प्रयास हैं, दशकों पुरानी परियोजनाओं से लेके आज तक की नई पहलें और कई राज्यों में पहले संरक्षित क्षेत्र। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंगलों को खत्म करने वाली मानवीय गतिविधियां, शहरीकरण और ये विकास की तेज रफ्तार भी तो लगातार बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये विशेष संरक्षण परियोजनाएं सच में उस लगातार हो रहे विनाश का मुकाबला करने के लिए काफी होंगी? क्या हमारी बचाने की रफ्तार हमारे नष्ट करने की रफ्तार को पीछे छोड़ पाएगी?